स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आज यह वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए क्या सवाल उठते हैं कि अगर आप तो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि आप तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अंडरलाइंग होते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स, अगर आप देखें तो ये दोनों ऑप्शन में वही होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि जो ऑप्शन आपके लिए बेहतर पड़ती है, इसके बारे में हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट जनरली देखें तो ये तो वॉलेटाइल नेचर होते हैं। इसी कारण के लिए ये तो ऊंचे ही बच सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं फ्लक्चुएशंस के कारण। अगर देखें तो स्मॉल कैप तो इसी तरह सेगमेंट होते हैं जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो वॉलेटिलिटी के बारे में भी सोचने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि वॉलेटाइल नेचर होने के कारण यह तो हर बार तो ऊंची भी बच सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। इसके बारे में आप तो कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यह कारण होते हैं कि स्मॉल कैप अगर देखें तो इसके लिए नॉर्मल पड़ती है कि तो ऊंची बढ़ने के लिए और नीचे भी गिरने के लिए। अगर सेगमेंट से कंपेयर किए तो मार्केट में स्मॉल कैप ही ज़्यादा समय तो ऊंची बच सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आए तो भी उसके लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसी कारण के लिए वो तो आसानी से क्रैश भी हो सकेंगे, इसकी मौका भी ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रोपोर्शन में काम कर दिया जाते हैं। इसमें आप तो रिस्क और रिटर्न के बीच होने वाले रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी पड़ती है। अगर इसी कारण के लिए जब स्मॉल कैप तो नीचे गिरते उस समय आप तो आसानी से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे ये तो जिस कारण के लिए नीचे गिर गए हैं। अगर आप देखें तो मार्केट में उतना बड़े इम्पैक्ट नहीं होते, फिर भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण स्मॉल कैप स्टॉक्स तो आसानी से नीचे गिर सकते हैं। यह चीज़ तो आप तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। उस समय ही आप तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप तो यह चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया जाते हैं तो उस समय आप तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर देखें तो डायरेक्ट स्टॉक्स और कि म्यूचुअल फंड्स, ये तो अगले सवाल होते हैं। अगर आप तो इस लेवल तक कॉन्फिडेंट है तो आपके लिए कन्विक्शन है कि आप तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकेंगे और आप तो ज़्यादा लंबे समय के लिए मार्केट में होने वाले नॉइज़ को नेगलेक्ट करते हुए इन्वेस्ट करने की कन्विक्शन है तो आप तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को कंसिडर कर सकेंगे। जनरली हम यह कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो मिनिमम 7 to 10 ईयर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपको अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी पड़ती है, लेकिन यह स्मॉल कैप देने वाले रिटर्न्स के बारे में हम तो लेटर डिस्कस कर दिया जाते हैं। पहले आपके लिए आप तो यह सवाल पूछने की ज़रूरी पड़ती है कि क्या आप तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सेप्शनल रिटर्न कमा कर सकेंगे। क्या यह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकेंगे। क्या यह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे। अगर आपने स्मॉल कैप तो सही तरीके से उपलब्ध कर दिया जाते तो आपको वेल्थ बनाने के लिए मौका तो वो तो दे दिया जाते हैं, लेकिन सही स्मॉल कैप स्टॉक्स चुनना उतना आसानी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर देखें तो ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स तो कभी भी समय तो नीचे गिर सकते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो स्मॉल कैप स्टॉक से भी दूर होते हैं। अगर देखें तो एनालिस्ट भी एक सिंसियर रिसर्च करने के बावजूद भी वो तो गलती भी कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम तो उतना आसानी से स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर देखें तो जब एनालिस्ट तो रिसर्च कर दिया जाते हैं तो वो तो बैलेंस शीट ही रिसर्च करते हैं। अगर बैलेंस शीट तो ठीक लगते हैं जब वो तो लार्ज कैप स्टॉक्स चुनना है तो, क्योंकि बैलेंस शीट वजह से वो तो एक अच्छा लार्ज कैप स्टॉक्स को चुन कर सकेंगे, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो प्रिंसिपल तो वर्क नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो इन्वेस्टर तो बैलेंस शीट देखने के बाद वो तो इन डेप्थ रिसर्च करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से ही वो तो अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुन कर सकेंगे। अगर वो तो डायरेक्टली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है, इसके बारे में भी वो तो ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। अब जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए और भी बिगर डिसएडवांटेज होते हैं। अगर देखें तो एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में कहानी और हाइप तो मार्केट में चलते ही रहते हैं। अगर देखें तो किसी भी एनालिस्ट या स्टॉक के बारे में रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया जाते हैं और मीडिया तो इसको पब्लिसाइज भी कर दिया जाते हैं।
अगर देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में होने वाले कहानी तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स सुन कर दिया जाता है। यही कारण के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो यह स्टॉक्स चुनने के बारे में भी शुरू कर दिया जाते हैं। यह समय में देखें तो यह स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा ऊंची बढ़ती है। अगर आपने ड्रामा को एलिमिनेट कर दिया जाते हो और कहानी का रियलिटी देखें तो आप ही खुद वैल्यूएट करते हैं कि यह स्टॉक की प्राइस क्यों इतना ज़्यादा ऊंची बढ़ गए, और यह तो किसी भी कारण ने भी नहीं होते और किसी भी वैलिडेशन भी नहीं होते कि क्यों यह स्टॉक की प्राइस तो इतने कम समय में उतना ऊंची बढ़ गए हैं। अगर आपने रियलिटी को खुद एनालाइज कर दिया जाते तो आप ही यह स्टॉक्स बेचने के बारे में प्रयास कर दिया जाते। अगर देखें तो अब तो ज़्यादा प्राइस के लिए खरीदने की ज़रूरत पड़ती है और कम प्राइस के लिए बेचने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप तो इसी कहानी पर निर्भर होते हुए किसी भी स्टॉक चुन कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। जब आप स्मॉल कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके चॉइस तो मार्केट में चलने वाले अननेसेसरी हाइप और कहानी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और भी विषय आप तो ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। अगर लार्ज कैप स्टॉक्स तो किसी भी कारण के लिए 10% नीचे गिर गए तो ये तो ज़्यादा बिगर इशू होते हैं लार्ज कैप स्टॉक में। लेकिन जब उसी सिनेरियो स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखें तो ये तो उतना बड़े बात नहीं होते। इसको आप तो पहले एज एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कारण होते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स तो आसानी से मार्केट प्रेशर में सकम होते हैं। जब आप यह तो एक्सेप्ट कर दिया जाते तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलते हैं। अगर किसी भी कारण के लिए अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़े से नीचे गिरते हैं तो भी आप तो कन्विक्शन से आप तो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट भी करने के लिए भी यह पीस ऑफ माइंड तो आपको मदद कर सकेंगे और यह एक्सेप्टेंस भी आपको मदद कर सकेंगे। जब मार्केट तो रिकवर होते उस समय आप एज ए इन्वेस्टर के लिए साइजेबल रिटर्न्स भी होते हैं। अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसी कारण के लिए फेल होते हैं क्योंकि जब स्मॉल कैप स्टॉक्स तो नीचे गिरने के समय आते हैं उस समय उसकी कन्विक्शन तो थोड़ा सा नीचे गिरते हैं और जब कन्विक्शन नीचे गिरते हैं उसकी पेशेंस भी गायब होते हैं। इसी कारण के लिए वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इम्पेशेंट होते हैं। वही कारण के लिए वो तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रुक भी कर सकेंगे, जिसके वजह से उसको रिटर्न कमाने का मौका भी गायब होते हैं। जब इन्वेस्टर तो इम्पेशेंट होते हैं तो वो तो इसी तरह स्टॉक्स उसका पोर्टफोलियो से निकाल कर दिया जाते हैं। ये तो इसी तरह माइंडसेट में होता है कि थोड़े से लॉस मुझको ठीक लगती है। अगर आप देखें तो यही कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यह रिस्क को उसको अच्छा तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने अब तक जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना रिस्क पड़ती है, यह सब विषय के बारे में हम तो जानकारी दे चुके हैं। अब अगले हम देखते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब आप स्मॉल कैप फंड के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो इसमें फ़ंड मैनेजर ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड एनालिस्ट से कंपेयर किया तो इसमें होने वाले फ़ंड मैनेजर तो इन डेप्थ रिसर्च कर सकेंगे। वो तो ज़्यादा इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हुए वो तो किसी भी चूजन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। यही कारण के लिए वो तो बैलेंस शीट के साथ वो कंपनी को विजिट करने में और उस टॉप मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने के काम में लग जाते हैं। अगर वो तो रियल एस्टेट है तो वो तो लैंड पार्सल्स को होल्ड भी कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से इसमें होने वाले सभी जानकारी ठीक और सही होते हैं। इसके बारे में वो तो वेरीफाई और एवेल्यूएट भी कर दिया जाते हैं। यह सभी चीज़ों तो फंड मैनेजर ही कर सकेंगे और यह सभी चीज़ों तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर और कि एक म्यूचुअल फंड एनालिस्ट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। फिर इसके साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में लेस मीडिया और एनालिस्ट कवरेज होने के कारण इसमें फ़ंड मैनेजर की रोल तो ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। फ़ंड मैनेजर को स्मॉल कैप का मार्केट साइकिल के बारे में ज़्यादा अच्छा तरीके से पता है। उसको पता है कि जब लार्ज कैप तो अच्छा परफॉर्म कर दिया जाते, जब स्मॉल कैप तो अच्छा परफॉर्म कर दिया जाते, जब स्मॉल कैप तो अचानक से नीचे गिर सकेंगे। अगर वो नीचे गिरते तो भी वो फंड मैनेजर के लिए पता चलता है कि वो तो कब बाउंस बैक कर सकेंगे और किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं। यह सब जानकारी तो फंड मैनेजर के लिए ज़्यादा अच्छा तरीके से पता होते हैं। अगर आप देखें तो इसी कारण के लिए जब स्मॉल कैप तो नीचे गिरते तो भी वो तो ज़्यादा पैनिक में नहीं होते हैं। उसको पता है कि स्मॉल कैप में वो तो किस तरीके से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो कहानी सुनते हुए किसी भी स्मॉल कैप को चुन नहीं कर सकेंगे।
अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक तो अचानक से ग्रोथ होते तो भी वो तो आसानी से उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर दिया जाते। वो तो फंडामेंटल स्ट्रेंथ को एवेलुएट करते और देखते हैं कि ये तो अंडर वैल्यू में होते और क्या अंडर परफॉर्मेंस होते और इसके एक्चुअल वैल्यूएशन तो क्या होते हैं, यह सब एनालाइज करते हुए वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। वो तो सिर्फ कहानी मत सुनते हैं, वो तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसको रियलिटी चेक भी कर दिया जाते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर तो किसी भी कहानी सुनते हुए गलती डिसीजन लेने से फंड मैनेजर तो आपको सुरक्षित दे सकेंगे। स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन तो एक इनबिल्ट पार्ट होते हैं। वो तो 25 स्टॉक से शुरू होते हुए 50 to 60 स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप फंड्स में इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन तो ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले बताया कि स्मॉल कैप स्टॉक्स किसी भी कारण के लिए नीचे गिर सकेंगे और फेलियर भी हो सकेंगे, लेकिन इसमें देखें तो जब आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो 50 to 60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी कारण के लिए अगर 2 स्टॉक तो फेलियर हो चुका है तो भी और 2 स्टॉक तो मल्टी बैगर हो सकेंगे, जिसके वजह से वो तो उसका रिटर्न्स को कॉम्पनसेट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि वो तो बेंचमार्क को बीट करने में, और ये तो भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। कारण होते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स के बारे में कम मीडिया कवरेज और एनालिस्ट कवरेज होने के कारण यह तो फंड मैनेजर के लिए एक आसानी होती है कि वो तो अंडर वैल्यू स्टॉक्स तो पहले ही चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकेंगे। इसमें फंड मैनेजर देखें तो उस स्टॉक्स का पोटेंशियल वैल्यू अनलॉक होने से पहले वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। जब उस स्टॉक्स का पोटेंशियल वैल्यू अनलॉक होते उस समय वो तो फंड से बाहर आते हैं। इसके वजह से वो तो इन्वेस्टर के लिए इम्प्रेसिव रिटर्न कमा कर सकेंगे। अब मैंने आपके साथ यह बातचीत कर दिया जाता हूँ कि पिछले 10 साल में स्मॉल कैप फंड्स कितना रिटर्न कमा कर दिया जाते हैं। पिछले 10 साल वो थे कि 2013 अक्टूबर से 2023 अक्टूबर तक। इसमें देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो इन्वेस्टर के लिए 19% रिटर्न दे चुका है, और यह 19% का अर्थ होते कि तो ईयर ऑन ईयर ओवरऑल बेसिस में यह 19% रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। यह टाइम फ्रेम में मार्केट तो ऊपर भी हो चुका है कुछ समय के लिए और मार्केट तो नीचे भी गिर गए कुछ समय के लिए। अगर आपने ये सभी कंसिडर कर दिया जाते तो भी इन्वेस्टर के लिए 19% रिटर्न तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड तो दे दिया जाते हैं। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कैटेगरी फंड तो इन्वेस्टर के लिए 24% दे चुका है। कैटेगरी फंड का अर्थ तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वो तो सभी स्मॉल कैप फंड्स को एवरेज कर दिया जाते हैं तो भी इन्वेस्टर के लिए 24% रिटर्न तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए वो तो पिछले 10 साल में दे दिया जाता है। और यह पिछले 10 साल में देखें तो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स वो इन्वेस्टर के लिए 30% ईयर ऑन ईयर ओवरऑल बेसिस में कमा कर दिया जाते हैं। मैंने पहले बताया कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के मौका तो ज़्यादा होते हैं अगर वो सही स्मॉल कैप फंड चुन कर दिया जाते हैं तो। अगर इन्वेस्टर तो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए हाइयर रिटर्न्स अनलॉक करने में ज़्यादा आसानी होते हैं। इसमें रिस्क तो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब वो फंड मैनेजर की मदद लेते वो तो आसानी से हाइयर रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी में एवरेज रिटर्न को कंसिडर कर दिया जाते तो वो होते हैं कि 24%, वो तो स्मॉल कैप इंडेक्स से भी 5% तो ऊपर होते हैं। अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज फंड को कंसिडर कर दिया जाते तो वो देने वाले रिटर्न्स होते कि 30%, वो तो स्मॉल कैप इंडेक्स रिटर्न से भी 11% ऊपर होते हैं। कारण होते हैं कि इसमें फंड मैनेजर की मदद होने के कारण इसमें इन्वेस्टर तो ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकेंगे। अगर आपने 2013 साल में 1 लाख स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आज उसका रिटर्न्स तो कितना होते हैं? अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में होने वाले स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो देने वाले रिटर्न्स होते कि 5.69 लाख। अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में होने वाले स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो ये तो 4 to 5 स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफाई कर दिया जाते, जिसके वजह से वो कमाने वाले एवरेज रिटर्न्स होते कि 8.59 लाख। अगर आपने बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आज उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होते कि 13.78 लाख्स। जब आप 2013 साल में बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज होते कि 13.78 लाख। लेकिन चैलेंजिंग पार्ट यही होते कि आप तो जिस तरीके से बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड चुनना चाहिए।
अगर आप देखें तो यह चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए आप तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मदद ले सकेंगे। जब आप इसी तरह कर दिया जाते हैं तो आप तो बेस्ट स्मॉल कैप फंड चुनने के मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे, क्योंकि यह दोनों तो आपको गाइड कर सकेंगे। एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो आप तो सही मार्ग में चलने के लिए वो तो गाइड कर सकेंगे। अगर आपको यह विषय के बारे में कोई भी संदेह है तो आप तो नीचे देने वाले लिंक को उपलब्ध करते हुए इनिशियल कंसल्टेशन को बुक कर सकेंगे। हमारे साथ होने वाले फाइनेंशियल प्लानर तो आपके लिए आपको गाइडेंस देते हैं कि आप तो जिस तरीके से एक बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड चुनना चाहिए। अब आपको पता चलता है कि आप तो डायरेक्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो स्मॉल कैप फंड्स वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ही एक अच्छा तरीका हो सकेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में एक एडवांटेज होते हैं। अब तो ज़्यादा समय रिसर्च करने के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और कि म्यूचुअल फंड अनलिस्ट है तो भी आपका रिसर्च में लिमिटेशंस होते हैं। आप तो स्मॉल कैप फंड्स की तरह डाइवर्सिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो आप तो इन डेप्थ रिसर्च स्मॉल कैप फंड मैनेजर की तरह नहीं कर सकेंगे। आप तो मार्केट में होने वाले सभी चर्चल के वजह से आप तो स्मॉल कैप फंड मैनेजर की तरह नहीं सोच कर सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स आपको कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो यह सारी चीज़ तो आप तो टैकल करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी संदेह है कि जिस तरीके से स्मॉल कैप फंड्स चुनना चाहिए और जिस तरीके का स्मॉल कैप भविष्य काल में परफॉर्म कर सकेंगे, यह सब तो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकेंगे। मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में बात करता हूँ। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।